हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, ऑल इज वेल। चलो अच्छी बात है। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 2 लेक्चर नंबर 3। तो हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि हम ये कैसे पता लगाएं कि कोई एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, या फिर कोई बेस स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी तक तो हमने ये पढ़ा है कि हम मान लीजिए कोई इंडिकेटर लेते हैं, उसकी सहायता से हम ये बताते हैं कि कोई सॉल्यूशन हमारा एसिड है या बेस है। नेचर में कोई सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है या बेसिक है। तो अभी तक तो हमने इतना ही पता लगाया है। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम ये कैसे पता लगाएं कि कोई भी सॉल्यूशन जो एसिडिक या बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। तो कैसे पता लगाएंगे? तो इसके लिए हमारे पास एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, तो इसकी सहायता से हम पता लगाएंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है। ठीक है, साथ के साथ हम पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में कि पीएच स्केल होता क्या है। तो देखिए पहले हम पढ़ते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता क्या है बच्चों? इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। तो मिक्सचर होता है बहुत सारे इंडिकेटर्स का। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिनको मिलाकर के हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाते हैं। तो जैसे मान लीजिए अलग अलग वैल्यू है हमारी एसिड की, तो उसमें अलग अलग कलर को ये शो करता है। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर की पिक्चर आपको दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पर अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग कलर है। ठीक है, तो अब देखिए हम जो है वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें कि कोई हमारा सॉल्यूशन है वो कितना एसिडिक है, उसकी क्या वैल्यू रहेगी। तो हम किसके सहायता से फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स? वो हम पीएच स्केल की सहायता से फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए पीएच स्केल क्या होता है। तो देखिए पीएच स्केल के बारे में पढ़ते हैं। पीएच स्केल, तो अब ये पीएच स्केल क्या होता है? ठीक है, द स्केल which is used for measuring H positive ion concentration, या फिर आप बोलिए which is used for measuring the concentration of H positive ions in the solution। तो अब देखिए इसको समझेंगे थोड़ा सा, आपको हो सकता है थोड़ी सी अटपटी लग रही होगी। तो इस कॉल्ड पीएच स्केल, क्या बोलेंगे इसको? पीएच स्केल बोलेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है पीएच स्केल के अंदर, पीएच स्केल में हम मेजर करेंगे कि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है सॉल्यूशन के अंदर, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है सॉल्यूशन के अंदर। तो देखिए जितने भी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, कंसंट्रेशन क्या है, लार्ज है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, तो जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी ना उतना ही क्या होगा, एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा। किसकी कंसंट्रेशन? H पॉजिटिव आयन की। अगर मान लीजिए OH नेगेटिव आयन है, इनकी कंसंट्रेशन बच्चों ज्यादा होगी तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो हम इसके अंदर पीएच स्केल के अंदर हम ये देखते हैं कि कितनी कंसंट्रेशन है। अब देखिए यहाँ पर दो वर्ड है जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं बच्चों को अगर नहीं पता। जैसे आयन उनको नहीं पता होता, कई बच्चों को नहीं पता, कई को पता होता है कि आयन क्या होते हैं। तो देखिए आयन क्या होते हैं, हमारे पास जो एटम होता है बच्चों वो न्यूट्रल स्टेट में होता है। किस स्टेट में होता है? न्यूट्रल मींस ना तो उसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है। बट आयन जो होते हैं, आयन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। तो जिस आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या बोलेंगे? कैटायन। क्या बोलेंगे? कैटायन। जैसे H पॉजिटिव है ये, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? कैटायन। ठीक है, तो ये आयन है, जो आयन शब्द है ना ये इससे है, कैटायन। तो अब देखिए OH नेगेटिव, इसको क्या बोलेंगे? एनायन। क्या बोलेंगे? एनायन है। कैसा चार्ज है इसके ऊपर? नेगेटिव चार्ज है, इसलिए एनायन है। तो दो टाइप के आयन हो गए, एक तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जिसको कैटायन बोलते हैं, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है जिसको क्या बोलेंगे? एनायन बोलेंगे। अब ये आयन बनते कैसे हैं थोड़ा सा ये और बता देता हूँ ताकि आपको जो पिक्चर थोड़ी सी क्लियर हो जाए कि आयन है क्या चीज ये। ठीक है, तो आयन बनते कैसे हैं? तो बच्चों आयन जो है ना, इलेक्ट्रॉन के या तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो या इलेक्ट्रॉन क्या हो हमारा रिसीव हो या डोनेट हो। तो एटम या तो इलेक्ट्रॉन लेता है या इलेक्ट्रॉन देता है, तो उसके कारण क्या बन जाएगा, हमारा आयन बन जाएगा। अगर मान लीजिए
हाइड्रोजन का ये एटम है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हम डिनोट कर देते हैं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसके चारों ओर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। मान लीजिए हाइड्रोजन ने ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, डोनेट कर दिया, क्या कर दिया, किसी को दे दिया, कोई दूसरे एटम को दे दिया, मान लो क्लोरीन को ही दे दिया इसने, तो अब इलेक्ट्रॉन इसका रिमूव हो गया। इलेक्ट्रॉन रिमूव होने से हमारे पास क्या होगा, इसके ऊपर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचा, क्या बचा, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज, तो ये कैसा आयन बन गया, H पॉजिटिव। तो जब भी इलेक्ट्रॉन दे देता है कोई एटम, तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इलेक्ट्रॉन लेता है तो कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो मान लीजिए क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन है, तो इसको क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसका एटॉमिक जो है, इसका एटम फिर क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी की कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। तो ये क्लोरीन है, इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसे होती है, ठीक है, तो ये 3 इसके अंदर ऑर्बिट हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रिवॉल्व करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट के अंदर, और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट, तो इसका जो वैलेंस शेल हो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो जब भी इलेक्ट्रॉन लेता है कोई एटम, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, या फिर आप उसको बोलोगे कि वो कैसा आयन बन गया, एनायन बन गया। अगर वो इलेक्ट्रॉन दे देता है, डोनेट कर देता है, तो कैसा हो जाएगा, कैटायन बन गया, वो कैसा बन गया, कैटायन। तो यहाँ पर हम आयंस की बात कर रहे हैं बच्चों, किसकी बात कर रहे हैं, आयंस की बात कर रहे हैं, न्यूट्रल एटम की हम बात नहीं कर रहे। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि आयन होते क्या है। अब आ जाओ कंसंट्रेशन पर। तो ये वर्ड आपको शायद थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूज कर रहा हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है आप इस वर्ड से थोड़ा सा जो है हो सकता है परिचित हो। तो देखते हैं इसको कंसंट्रेशन होती क्या है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफिकेशन करके समझते हैं। तो मान लीजिए बच्चों हम एक फिक्स वॉल्यूम ले लेते हैं, फिक्स वॉल्यूम ले ली हमने किसी सॉल्यूशन की, तो ये वॉल्यूम है हमारे पास, मान लेते हैं कितनी है, 10 सेंटीमीटर क्यूब है। तो ये फिक्स वॉल्यूम है हमारे पास 10 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए इसमें हमारे पास 10 H पॉजिटिव आयन है, कितने हैं, 10 H पॉजिटिव आयन है। तो हम इसकी बोल रहे हैं कंसंट्रेशन, मींस कितने आयन है कितने वॉल्यूम के अंदर, फिक्स वॉल्यूम है उसमें कितने नंबर ऑफ आयन्स है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, कंसंट्रेशन बोल रहे हैं इन टर्म ऑफ नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ आयन्स के टर्म में इसको कंसंट्रेशन बोल रहे हैं। तो देखिए एक तो हमारे पास 10 आयन्स है, अगर मान लीजिए वॉल्यूम सेम हो और आयन कितने हो जाए, 100 आयन्स हो जाए, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। मींस वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम फिक्स है, बट आयन की संख्या क्या है, उसी वॉल्यूम के अंदर ज्यादा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। अगर मान लीजिए 1000 आयन्स कर दूंगा, H पॉजिटिव आयन, वॉल्यूम सेम है 10 सेंटीमीटर क्यूब, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, और ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि सेम वॉल्यूम में हमारे पास आयन की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। तो देखिए फिक्स वॉल्यूम में अगर आयन्स की संख्या बढ़ रही है, नंबर बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, की उसकी क्या हो रही है, कंसंट्रेशन बढ़ रही है। अगर आयन की संख्या घट रही है तो कंसंट्रेशन क्या होगी, घट रही है। मींस सॉल्यूशन कैसा हो रहा है, फिर डाइल्यूट होगा, कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारी कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ आयन्स। तो देखिए पीएच स्केल में हम क्या करते हैं, बेसिकली हमने कहा कि H पॉजिटिव आयन है उनकी कंसंट्रेशन को देखेंगे, सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन की क्या देखेंगे, कंसंट्रेशन को मेजर करेंगे कि भाई इस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या है। अगर ज्यादा कंसंट्रेशन है तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, और कंसंट्रेशन कम है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम है तो उस केस में हम बोलेंगे कि वीक एसिडिक है, क्या है, वीक एसिड है, वीक एसिडिक है। तो देखिए पीएच स्केल कुछ इस टाइप से होता है, ये इस टाइप से स्केल है पीएच स्केल, ठीक है। तो ये पीएच स्केल, यहाँ पर क्या होता है 0 से लेकर 14 तक क्या होते हैं बच्चों, नंबरिंग की होती है, ठीक है, नंबर की होते हैं। मान लो ये 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो इस टाइप से नंबरिंग की होती है इसके ऊपर, ठीक है। तो इस नंबर से जो है ये नंबरिंग की होती है, तो इन्हीं से हमें पता चलता है कि कोई कितना स्ट्रॉन्ग एसिडिक है या कितना स्ट्रॉन्ग बेसिक है, या वीक एसिड है या वीक बेस है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि 0 से लेकर 7 तक, जो ये 7 है ना, 7 नंबर है, यहाँ पर क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस न्यूट्रल होता है, कोई भी सॉल्यूशन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, जिसकी पीएच वैल्यू क्या आ जाए, 7 आ जाए। अगर पीएच वैल्यू 7 आई है ना, तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। अब देखिए 7 से अगर हम इस साइड आए, मींस हम हमारी जो वैल्यू होती है 6 आ जाए, 5 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, या फिर इनके बीच में आ रही है, तो वो कैसा नेचर होगा उस सॉल्यूशन का, एसिडिक नेचर होगा। कैसा होगा, एसिडिक नेचर। अगर 7 से ज्यादा वैल्यू आ रही है, 7 से
ज्यादा वैल्यू आ रही है तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा हो जाएगा, बेसिक। कैसा नेचर हो जाएगा, बेसिक। इसका मतलब ये देखिए, आप इस न्यूट्रल से इस साइड बढ़ रहे हैं तो हमारा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, और आप राइट हैंड साइड बढ़ रहे हैं तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। सॉल्यूशन का बेसिक नेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। और जो इसके आसपास है, ये मान लीजिए वैल्यू क्या है, पीएच वैल्यू 6 आई, तो आप बोलोगे वीक एसिड है। क्या है, वीक एसिड, क्योंकि वैल्यू क्या है, 7 से कम है। तो देखिए अगर पीएच वैल्यू अगर आपकी क्या हो, 7 से कम हो, किससे कम हो, 7 से, पीएच वैल्यू 7 से कम है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एसिड। नेचर में कैसा हो जाएगा, वो एसिड है। अगर आपकी पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 है तो क्या हो जाएगा, बेस, ठीक है। अगर मान लीजिए आपकी पीएच वैल्यू जो है सॉल्यूशन की वो इक्वल टू 7 है तो उस केस में क्या बोलोगे कि कैसा है वो, न्यूट्रल। कैसा है, न्यूट्रल है। तो बात समझ में आएगी पीएच स्केल। तो पीएच स्केल में जनरली क्या मेजर करता है, H पॉजिटिव आयन के कंसंट्रेशन को मेजर करता है, या OH नेगेटिव आयन के कंसंट्रेशन को मेजर करता है। तो जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उतनी लो वैल्यू आएगी पीएच स्केल के ऊपर, ठीक है। तो जितनी ज्यादा आयन की कंसंट्रेशन होगी उतनी लो वैल्यू शो करेगा, ठीक है, इन केस ऑफ एसिड। और इन केस ऑफ बेस उतनी ज्यादा क्या शो करेगा, वैल्यू शो करेगा इन केस ऑफ बेस। मान लीजिए पीएच वैल्यू बेस के केस में 14 आ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इस साइड जैसे आप, मैंने पहले ही बताया कि आप इस न्यूट्रल से लेफ्ट हैंड साइड बढ़ रहे हो तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा। मींस एक हमारा सॉल्यूशन है जिसकी पीएच वैल्यू मान लो 6 आई है, क्या आई है, 6, और एक सॉल्यूशन है जिसकी पीएच वैल्यू मान लो 1 आई है। तो आपसे पूछे कि कौन सा जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है। तो जिसकी वैल्यू कम आई है पीएच वैल्यू, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होएगा, और जिसकी वैल्यू क्या आई है, ज्यादा आई है, वो क्या होएगा, वीक एसिड होएगा, ठीक है। और इन केस ऑफ बेस, तो बेस के केस में क्या होगा, मान लो जिसकी वैल्यू 14 है, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है, 14 है, तो उस केस में वो क्या हो जाएगा, हमारा स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके आसपास जो है वो हमारा क्या रहेगा, इसके आसपास वीक एसिड और वीक बेस का रीजन है ये, ठीक है। तो ये है इसके अंदर। अब देखिए हमारे पास जो है पीएच स्केल हमें पढ़ना आ गया। तो अब हम बता सकते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो कुछ एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ आपको, जैसे HCl है, क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, या फिर क्या है, नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, या फिर CH3COH है। ये मैंने 4 यहाँ पर एसिड लिख दिए। तो इसमें कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, कौन सा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो देखिए HCl, H2SO4, HNO3, ये तीनों ही क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तीनों ही क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। इनकी वैल्यू 1 2 3 के आसपास लाई करती है। और जो एसिडिक एसिड है ये एक वीक एसिड होता है, क्या होता है, वीक एसिड होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वीक एसिड होने का मतलब क्या है कि हमने कोई फिक्स वॉल्यूम ली और उस फिक्स वॉल्यूम में हमने HCl का सॉल्यूशन ले लिया, एक और सॉल्यूशन, तो उसमें जो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एसिडिक एसिड के सॉल्यूशन से। मींस वॉल्यूम फिक्स है बट आयन की कंसंट्रेशन किसमें ज्यादा हुई, HCl के अंदर ज्यादा है H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा पीएच वैल्यू क्या होगी, उतनी ही उसकी कम होगी, ठीक है, पीएच वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो बात समझ में आ रही होगी कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो उतनी पीएच वैल्यू क्या शो करेगा, कम शो करेगा। तो ये है इसके अंदर, ठीक है। तो यानी जितना लेफ्ट हैंड साइड आप जाते जाओगे स्ट्रॉन्ग एसिड आपको मिलता जाएगा, और जितना राइट हैंड साइड आप बढ़ोगे स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर आपको मिलता जाएगा। तो ये क्या था, ये पीएच स्केल के बारे में था। जो पीएच स्केल में पी है वो किसके लिए स्टैंड करता है, पी मींस पोटेंस, पोटेंस का मींस पावर, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या मेजर कर रहे हैं, पावर मेजर कर रहे हैं, या फिर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को। तो जो P है ना वर्ड, ये P किसके लिए स्टैंड कर रहा है, तो यहाँ पर पोटेंस, पोटेंस का मतलब क्या है, पावर। तो एक जर्मन भाषा का शब्द है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम पावर किसकी देख रहे हैं, H पॉजिटिव आयन की, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो है स्केल में आप ऐसे देखेंगे तो H पॉजिटिव आयन की जो है ना, यहाँ पर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इस साइड जाओगे तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और इस साइड आओगे आप तो कंसंट्रेशन OH नेगेटिव आयन की घटती चली जाएगी, ठीक है। तो ये आपका पीएच स्केल था जिस पर हम क्या करते हैं, जिससे हम मेजर करते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग जो है एसिड है, एसिडिक है नेचर में, कितना वीक एसिडिक है, ठीक है। तो हम इसी से पता लगाते हैं पीएच स्केल से, हम पीएच स्केल में जो है आयंस की कंसंट्रेशन को क्या करेंगे, मेजर करेंगे। तो आई थिंक आपको आ गया होगा। अब देखिए इसकी इंपोर्टेंस क्या है, पीएच स्केल पढ़ लिया हमने, ठीक है। तो पीएच स्केल पढ़ने के बाद अब हम देखते हैं कि इंपोर्टेंस क्या है पीएच की, पीएच वैल्यू की इंपोर्टेंस क्या है, कहाँ का ये काम आता है, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ का काम आता है।
क्या डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ, वो देखते हैं, हम स्टडी करेंगे, आपको पता चलेगा कि ये कहाँ का काम होता है पीएच वैल्यू। तो हम शुरू करते हैं, देखिए सॉइल से। तो पहली इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर, ठीक है। तो बच्चों क्या होता है कि जो मिट्टी होती है ना, हमारे खेतों में मिट्टी होती है, तो उसकी क्या होती है, एक पर्टिकुलर रेंज होती है पीएच वैल्यू की, क्या होती है, रेंज होती है। और रेंज कितनी होती है, 3.5 to 10, तो इतनी पीएच वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, मतलब पाई जाती है इतनी पीएच वैल्यू की रेंज में मिट्टी। तो अब देखिए जहां हाई रेनफॉल है, जहां हाई रेनफॉल है मतलब क्या है कि बारिश ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो वहां पर 6 to 7 पीएच वैल्यू मिल जाएगी आपको। जो ड्राई एरियाज हैं, जो ड्राई एरियाज मतलब सूखा है, जहां पर बारिश बहुत कम होती है, तो वहां पर ये रेंज क्या होगी, ग्रेटर देन 7 आपको मिल सकती है, या फिर आप बोलो 7 to 9 आपको ये रेंज मिल सकती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पीएच वैल्यू वेरी करती है अलग अलग एरिया के अंदर, अलग अलग मिट्टी के अकॉर्डिंग जो है पीएच वैल्यू वेरी कर रही है। तो जहां पर ज्यादा बारिश हो रही है तो वहां पर पीएच वैल्यू कितने मिलेगी, मिट्टी के लगभग मिलनी चाहिए 6 to 7, और जहां कम बारिश हो रही है 7 to 9 वहां पर आपको पीएच वैल्यू मिलेगी। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि एक रेंज है हमारे पास 3.5 to 10 पीएच वैल्यू की। तो अब देखिए आप बोल रहे हैं कि पीएच वैल्यू जरूरी क्यों है, तो देखिए पीएच वैल्यू है ना इसीलिए जरूरी है कि अगर पीएच वैल्यू मिट्टी की एसेंशियल जो पीएच वैल्यू हो कितनी रहनी चाहिए, 6 to 7 रहनी चाहिए, कितनी रहनी चाहिए, 6 to 7। लगभग हमारी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, एसिडिक होनी चाहिए, तो सॉरी न्यूट्रल होनी चाहिए, नेचर में कैसी होनी चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए। तो ये हमारे पास एक एसेंशियल कंडीशन है। अगर न्यूट्रल है मान लीजिए, तो उसमें क्या होगा, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होंगे, जो पोषक तत्व होंगे वो ज्यादा होंगे, क्या होंगे, पोषक तत्व हमारे ज्यादा हो जाएंगे अगर वो न्यूट्रल है या फिर 6 to 7 की रेंज में है। तो कई बार होता है ना कि हमारी जो है फसल है उसमें कम उपज होती है, कि हमारी तो जो है उपज बहुत कम है, तो जो आपके कृषि वैज्ञानिक वो क्या कहते हैं कि मिट्टी की जांच करवाइए और पीएच वैल्यू आप पता लगाइए कि कितनी है। तो पीएच वैल्यू का उपज पर डायरेक्ट क्या पड़ता है, असर पड़ता है, ठीक है। तो अगर उसकी 6 to 7 तो सही है, इसका मतलब न्यूट्रिएंट्स जो उसमें सही मात्रा में मिलेंगे। अगर मान लीजिए उसकी पीएच वैल्यू लेस देन 6 है, लेस देन 6 है, तो उसमें न्यूट्रिएंट्स की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, या फिर ग्रेटर देन 7 है तो भी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो मान लीजिए लेस देन 6 है तो उसमें कैल्शियम की कमी मिलेगी आपको, किसकी कमी मिलेगी, कैल्शियम की कमी मिल जाएगी, ठीक है। अगर मान लीजिए ग्रेटर देन 7 है तो उसमें जिंक की या फिर आपको मैग्नीशियम की या फिर कॉपर की या फिर आयरन की उसकी कमी मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स की। तो पीएच वैल्यू के चेंज हो जाने से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाते हैं उसमें। अगर लेस देन 6 है तो कुछ एक न्यूट्रिएंट्स जो कम हो जाएंगे, ग्रेटर देन 6 है 7 है तो भी न्यूट्रिएंट्स कुछ हमारे कम हो जाएंगे। अगर न्यूट्रिएंट्स कम हो रहे हैं तो सीधा सीधा बात है कि उपज के ऊपर क्या पड़ रहा है, उसका डायरेक्ट असर पड़ रहा है, ठीक है। तो जो पौधे हैं, जो उपज है वो डिपेंड करती है कि हमारी मिट्टी की पीएच वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है कि जो है फसल है वो हम क्या करते हैं, उसको हम मिट्टी को जो है जांच करवानी चाहिए और उसके पीएच वैल्यू का पता लगाना चाहिए कि पीएच वैल्यू सही है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको फिर हम क्या करते हैं, उसके प्रिकॉशंस लेते हैं। तो अब देखिए ये तो मैंने मिट्टी से रिलेटेड आपको बताया। अब हम आते हैं कि क्या हमारे शरीर के अंदर भी जो है इसकी कोई ना कोई इंपॉर्टेंस है। तो इन बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होगा, इन ह्यूमन बॉडी, तो देखिए इन ह्यूमन बॉडी, तो जो हमारा ब्लड है ना, ब्लड उसकी क्या पीएच वैल्यू है 7.4, ठीक है। तो स्लाइटली क्या है, बेसिक नेचर में। तो ब्लड क्या है, ब्लड का जो पीएच वैल्यू है ना, ब्लड है जो उसकी पीएच वैल्यू क्या है, पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए, नियरली 7.4। तो स्लाइटली बेसिक है, स्लाइटली कैसा है, बेसिक है नेचर के अंदर, क्योंकि 7 से थोड़ी सी ज्यादा है ना तो नेचर में कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा ये, ठीक है। जो हमारा सलाइवा होता है यानी लार होती है तो वो कैसा होता है, 6 to 7 होती है उसकी भी पीएच, ठीक है। तो 6.5 to 7.5 आप बोल सकते हो, जो एग्जैक्ट रेंज है 6.5 to 7.5, तो लगभग न्यूट्रल बोल सकते हो, स्लाइटली आप बोल सकते हो कि बेसिक होनी चाहिए नेचर के अंदर, ठीक है। तो ये क्या काम करती है, ये हमारा जो हम भोजन करते हैं, फूड हम खाते हैं, तो उसमें जो है डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करती है। तो इसकी भी जो है पीएच वैल्यू होती है और उसकी रेंज क्या है 6.5 to 7.5, ठीक है। तो अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, जो स्टोमक होता है ना, जो स्टोमक, उसमें क्या होता है, हाईली एसिडिक होता है। नेचर कैसा है इसका, हाईली एसिडिक, कैसा है, हाईली एसिडिक, ठीक है। तो आपने सुना है कभी पहले कि हमारे पेट के अंदर क्या रिलीज होता है, एसिड रिलीज होता है, सुना है कभी, ये पढ़ा होगा बायो के अंदर। तो हमारे जो स्टोमक होता है उसका नेचर कैसा, हाईली एसिडिक है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 1.5 to 3.5 तक मिलेगी आपको पीएच वैल्यू। तो अलग अलग वैल्यू मिलती है, मीन स्टोमक वॉल पर अलग वैल्यू है, इंटेस्टाइन से कनेक्ट है वहां पर अलग वैल्यू है, तो वैल्यू आपको अलग अलग मिलेगी। ऐसा नहीं कि पूरे स्टोमक में सेम वैल्यू रहेगी पीएच की, ठीक है।
तो सेम वैल्यू नहीं रहती है पीएच की, वो अलग अलग वैल्यू आपको मिलेगी, बट हाईली एसिडिक होगा। अब आप बोलोगे कि एसिडिक क्यों है, ठीक है, तो एसिडिक इसलिए है कि मान लीजिए हमने कोई भोजन किया, कुछ हमने खाना खाया, तो उसके अंदर जर्म्स होंगे कुछ, ठीक है, तो कुछ कीटाणु वगैरह होंगे, बैक्टीरिया होंगे, तो क्या होंगे कि जो बैक्टीरिया स्टोमक में जाएंगे तो इसका नेचर कैसा है, एसिडिक है, तो उसमें क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है, तो वो बैक्टीरिया को जो है मारने के लिए काम आता है। दूसरा हेल्प करेगा, फूड को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है, ठीक है, मतलब स्मॉल पार्ट्स के अंदर उसको ब्रेक करने में भी हेल्प करेगा। तो इसकी वैल्यू भी क्या होती है, अलग होती है, तो हाईली एसिडिक होता है नेचर के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं स्किन की। जो स्किन होती है वो भी क्या होती है, नेचर के अंदर एसिडिक होती है। कैसी होती है, नेचर के अंदर एसिडिक होती है। तो अब आप बोलोगे जो हमारी स्किन क्या एसिडिक है, बिल्कुल एसिडिक है। तो इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है बच्चों कि कोई बैक्टीरिया है जो हमारी स्किन पर आ गया है और हमारे लिए वो क्या है, नुकसानदायक है, नुकसान कर रहा है, तो एसिडिक नेचर होने के कारण क्या हो जाएगा, वो स्किन उसको क्या कर देगी, मार देगी, क्योंकि नेचर कैसा है, एसिड है। तो एसिडिक है तो एंटी बैक्टीरियल है, ये क्या है, एंटी बैक्टीरियल मींस हमें एक प्रोटेक्शन दे रही है, किससे, बैक्टीरिया से। तो ये बैक्टीरिया से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो हमारी स्किन भी कैसी है, नेचर में एसिडिक है, ठीक है। तो ये हमारा ह्यूमन बॉडी के अंदर था, जो है पीएच वैल्यूज मैंने आपको बताई, अलग अलग जो है हमारी पीएच वैल्यूज रहती है। ब्लड की अलग पीएच वैल्यू है, सलाइवा की अलग है, स्किन की अलग पीएच वैल्यू है, स्टोमक में जाओगे फर्दर जो है अलग आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। तो आपने सुना होगा ना कई बार कि जो है कई बार स्टोमक के अंदर क्या होता है, एसिड ज्यादा रिलीज हो जाता है, मींस खट्टी खट्टी डकारें आने लग जाती हैं। ये कब होता है, जब शादी ब्याह में हम क्या करते हैं, कुछ बहुत ज्यादा खा लेते हैं या कुछ अलग खा लेते हैं, तो उससे क्या होता है, खट्टी डकारें आने लग जाती हैं। या फिर एसिडिक जो है, एसिड जो है पेट के अंदर वो क्या हो जाता है, एक्सेस में हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हम क्या करते हैं उस केस में, एंड एसिड लेते हैं, मींस एसिड का अपोजिट। तो हम क्या करेंगे, कोई बेस का सोल्यूशन लेंगे ना, तो बेस का सोल्यूशन हम लेंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो हम बेस का सोल्यूशन वहां पर यूज करते हैं। तो कई बार आप एनो भी लेते होगे, ठीक है, डाइजीन वगैरह भी लेते होगे, तो इजीली होता है, एसिड की तरह क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ये ह्यूमन बॉडी के अंदर था, ठीक है। तो अब देखिए हमारा कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स, ठीक है, तो हमारा क्या है कि कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं जिनके अंदर क्या होता है, प्रोटेक्शन के लिए वो एसिड को रिलीज करते हैं, खुद की रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए। जैसे आपने मक्खियों को देखा होगा, बीज जो होती हैं, हनी बी आप जिसको बोलते हो, तो जो हनी बीज है ना बच्चों, तो उसमें क्या होता है, हनी बी, तो हनी बीज होती है, वो कभी काट लेती है तो सोजन आ जाती है ना, सोजन आ जाती है, तो उसमें क्या है कि वो एसिड को रिलीज करती है। किसको रिलीज करेंगी, एसिड को रिलीज करेंगी। तो वो एसिड के रिलीज होने से क्या होता है, सोजन आ जाती है हमारे शरीर के अंदर, जहां पर भी काटा वहां पर क्या हो जाएगा, सोजन आ जाएगा। तो कई बार हम बोलते हैं कि तते ये ने काट लिया, तो कईयों के तो आपने देखा होगा आंख पर काट लिया, ये आंख हो जाती है, ठीक है, सोच करके ये आंख हो जाती है, ठीक है। तो फिर वो छुपाते फिरते हैं, उसको चश्मा लगाते फिरते हैं, वो अलग बात है। तो वो क्या होता है कि वो एसिड को रिलीज करते हैं, उसके कारण ऐसा होता है। तो उसके प्रोटेक्शन क्या है कि अगर एसिड है तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर बेस का सोल्यूशन लगाएंगे ना, तो बेकिंग सोडा का हम क्या कर लेते हैं, कई बार उसके सोल्यूशन का यूज कर लेते हैं, बेकिंग सोडा जो है हम वहां पर लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है, सोजन कम आएगी, ठीक है, क्योंकि वो एसिड का जो इफेक्ट है उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, कम कर देगा, ठीक है, कैंसिल आउट करने की कोशिश करेगा। तो आई थिंक आपको इसकी इंपोर्टेंस भी समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि पीएच वैल्यू की क्या इंपोर्टेंस है, या फिर H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन की और OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन की इंपोर्टेंस क्या है, या एसिड बेस की इंपोर्टेंस क्या है, वो आपको शायद समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है, सॉल्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक है इसका, सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि सॉल्ट में कौन कौन से सॉल्ट है। जैसे कॉमन सॉल्ट है, तो उससे हम कौन कौन से जो है अदर मटेरियल्स बना सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, या फिर बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है, ठीक है, तो वो हम बनाएंगे। तो इसमें देखिए आपको जो है वीडियो लास्ट तक देखनी है, एक्सपेरिमेंट में आपको एक परफॉर्म करके बताऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को देखते रहिए और एक्सपेरिमेंट के लिए आप इंतजार कीजिए। तो एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करेंगे हम आज के इस वीडियो में, तो देखते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स के बारे में, ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे, अब सॉल्ट्स के बारे में। तो सॉल्ट्स होते क्या हैं, ठीक है, सॉल्ट्स है क्या, तो एक कंपाउंड है। सॉल्ट्स क्या होते हैं बच्चों, कंपाउंड है जो आयनिक फॉर्म के अंदर है, तो आयनिक कंपाउंड आप इनको बोल सकते हो। तो सॉल्ट किससे बने होते हैं, कैटायन और एनायन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो सॉल्ट्स क्या हैं, दीज आर द आयनिक कंपाउंड्स। तो आयनिक कंपाउंड्स है जैसे KCl, तो K पॉजिटिव है, यहाँ पर Cl क्या है, नेगेटिव है, तो ये क्या है, कैटायन या एनायन, तो इससे मिलकर क्या बन गया, KCl बन गया, पोटेशियम क्लोराइड। NaCl, ठीक है, तो ये क्या है, पॉजिटिव था, सोडियम और क्लोरीन क्या था, नेगेटिव, तो ये क्या है, आयनिक कंपाउंड है। तो इन आयनिक कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट्स बोलते हैं,
ठीक है। तो सोल्ट्स के भी टाइप्स होते हैं, बहुत सारे टाइप होते हैं सोल्ट्स के भी, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे उनको, ठीक है। तो सिर्फ हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि सोल्ट होते क्या है। तो पहला है आपका कॉमन सोल्ट, ठीक है। तो जो पहला है इस संदर्भ में वो क्या है, कॉमन सोल्ट, ठीक है। तो कॉमन सोल्ट क्या होता है, कॉमन सोल्ट इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है, सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। तो कॉमन सोल्ट यानी जो आप किचन में यूज करते हो क्या होता है, कॉमन सोल्ट होता है, जिसको आप खाने का नमक बोलते हो ना कि टाटा नमक ले आए, तो क्या है, सोडियम क्लोराइड है, क्या होता है, सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। कॉमन सोल्ट बोल देते हैं जनरली इसको। तो ये बनता कैसे है, ठीक है, बनाया कैसे जाता है। तो देखिए आपने सुना भी होगा कि समुद्रों से नमक निकाला जाता है, आई थिंक आपने सुना होगा कि समुद्रों से क्या निकाला जाता है, नमक निकाला जाता है। समुद्रों के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, मिक्सचर होते हैं बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि आपको जो है आपने जो नमक निकाला वो कॉमन सॉल्ट ही होगा, नहीं, उसको हमें क्या करना पड़ता है, उन अलग अलग सॉल्ट्स को क्या करना पड़ेगा, अलग अलग जो है तरीके से सेपरेट करना पड़ेगा, उसको हम सेपरेट करके फिर हम क्या करेंगे, कॉमन सॉल्ट वहां से निकालेंगे। तो दूसरा तरीका क्या है, एक तो हमें समुद्रों से मिलता है, फिर उसको हम क्या है रिएक्शंस करवा के सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, हमने पहले ही पढ़ा है कि जब हम एसिड और बेस की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है, तो वहां से भी हम कॉमन सॉल्ट बना सकते हैं उस रिएक्शन से। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जैसे, तो इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से। किससे रिएक्शन करवाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो ये क्या है, ये एसिड है, बिल्कुल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेसिक है, बिल्कुल सही बात है। दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, जो सोडियम है ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, क्लोरीन के साथ, तो NaCl बन गया आपका। अब क्या बचा, OH बच गया और यहाँ से H बच गया, तो ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, H2O, क्या बना देंगे, H2। तो रिएक्शन क्या होगी यहाँ पर, ये बन गया सोल्ट आपका और ये बन गया वाटर। तो रिएक्शन क्या पढ़ी थी हमने कि जब एसिड और बेसिक की आप रिएक्शन करवाओगे, एसिड बेस की क्या बनेगा, सोल्ट प्लस वाटर। तो कॉमन सोल्ट हम कैसे बनाएंगे, एसिड की और बेस की रिएक्शन करवा लेंगे। एसिड कौन सा लिया, HCl, बेस कौन सा लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इन दोनों के मिक्सचर से हमने क्या बना दिया, कॉमन सोल्ट को बना दिया, ठीक है। तो अब कॉमन सोल्ट यहाँ पर जो है बनकर तैयार हो गया। अब इसके यूजेस क्या हैं, ठीक है। तो पहला यूज तो ये आप जो करते हो किचन के अंदर यूज करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। तो इसके अलावा क्या यूज है इसका, तो बच्चों एक रॉ मटेरियल की तरह काम करेगा। एक कच्चा जो है हमारा मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, ठीक है, रॉ मटेरियल है, बहुत सारे मटेरियल बनाने में काम आता है। कौन कौन से मटेरियल बनाने में काम आएगा, जैसे बेकिंग सोडा है उसको बनाने में काम आता है, वॉशिंग सोडा है उसको बनाने में काम आता है, ठीक है। या फिर आपका ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर उसको बनाने में काम आएगा। तो बहुत सारे मटेरियल्स हैं, बहुत सारे मटेरियल्स हैं जिनको बनाने में हेल्प करता है। या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसको बनाने में काम आएगा। तो ये रॉ मटेरियल की तरह काम करेगा बहुत सारे मटेरियल्स के लिए जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं। तो बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा है जैसे, ब्लीचिंग पाउडर है, तो ये सारे हमारे डेली लाइफ में क्या होते हैं, यूज होते हैं। तो इन डेली लाइफ के प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए NaCl क्या करेगा, एज अ रॉ मटेरियल की तरह काम करेगा। तो NaCl की सहायता से यानी कॉमन सॉल्ट की सहायता से हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट टाइप के जो है मटेरियल्स तैयार करेंगे। तो कॉमन सॉल्ट देखिए क्या है, इसकी सहायता से इट वर्क्स एज अ रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल की तरह क्या करता है कॉमन सॉल्ट काम करेगा। तो बात समझ में आ गई। तो अब हम बढ़ते हैं आगे कि ये NaCl से जो है सोडियम क्लोराइड से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाए, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाए, या वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा कैसे बनाए, ठीक है। तो इस चैप्टर का एक इंपोर्टेंट पार्ट है। तो हम पहले बनाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाया जाता है, किसकी सहायता से, सोडियम क्लोराइड की सहायता से। बड़ा इजी सा है, इसमें जो है ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इस तरीके से इसको करेंगे। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे बनाएं, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, NaOH। Na किसका सिंबल है, सोडियम का, OH मींस हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो इसको हम बनाते हैं एक प्रोसेस से, जिसमें हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन लेंगे हम, एक्वा सॉल्यूशन लेंगे किसका, कॉमन सॉल्ट का। किसका सॉल्यूशन लेंगे बच्चों, कॉमन सॉल्ट का, ठीक है। तो यहाँ एक्वा सॉल्यूशन लेंगे हम कॉमन सॉल्ट का। ये एक्वा सॉल्यूशन है किसका, एक्वा सॉल्यूशन का मीन से ये वाटर के साथ हमने मिक्स कर रखा है किसको, NaCl को। तो एक्वा सॉल्यूशन है किसका, NaCl का। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीन, क्या बोलते हैं, ब्रीन भी बोलते हैं। इस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, ब्रीन भी बोलेंगे। तो ये सॉल्यूशन है किसका, वाटर का और
NaCl का, यानी हमने क्या किया, सिंपली पानी में खाने का नमक जो है मिला दिया है। तो इस सॉल्यूशन को हमने नाम दिया ब्रेनिंग। तो अब हम क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन के अंदर बच्चों करंट पास करेंगे। क्या पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट जो है इसमें से पास करेंगे। तो देखिए ये इलेक्ट्रोड है, दो इलेक्ट्रोड है ये हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड है, तो इन इलेक्ट्रोड को हम कनेक्ट करते हैं किससे, बैटरी से। किससे कनेक्ट करते हैं, बैटरी से, ठीक है। ये यहाँ पर स्विच लगा देते हैं और इसको हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी से। तो इतनी बात समझ में आ गई, ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो जैसे दो इलेक्ट्रोड हमने ली, इनको किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो बैटरी से कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा सॉल्यूशन में, और इलेक्ट्रिक करंट पास होने से हमारे पास क्या होगा, एक केमिकल रिएक्शन होगी। क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगी, और वो रिएक्शन क्या होगी वो देख लेते हैं। रिएक्शन है सोडियम क्लोराइड को जो हमने मिक्स किया किसमें, वाटर में, और इलेक्ट्रिक करंट हमने पास किया, तो क्या बनेगा, हमारा जो प्रोडक्ट है वो बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होगी आपकी, प्लस में क्लोरीन गैस, ठीक है। तो हमारे पास जो है हमारे प्रोडक्ट में तीन प्रोडक्ट हमें मिले हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। तो ये दोनों ही क्या है, गैस है। तो देखिए इस रिएक्शन में तीन हमारे पास प्रोडक्ट मिले और तीनों ही क्या है, यूजफुल है। हाइड्रोजन गैस को हम एज अ फ्यूल यूज करेंगे, क्लोरीन को हम डिसइंफेक्टेंट के तौर पे भी यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बनाएंगे उसमें भी यूज करते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बहुत सारे यूजेस हैं। तो ये जो तीन प्रोडक्ट हमें मिले हैं तीनों ही क्या है, यूजफुल है यहाँ पर, ठीक है। तो ये रिएक्शन इस टाइप से हुई है। तो देखिए इस रिएक्शन में होता क्या है, इस रिएक्शन के जो मैं आपको वर्किंग बता देता हूँ एक टाइप से, ये इसको जो है थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ इसमें होता क्या है, ठीक है। इसमें जो है हमने देखा ना कि एक साइड हाइड्रोजन गैस निकल रही है, दूसरे जो है इलेक्ट्रोड पर क्लोरीन गैस निकलेगी, प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो तीन प्रोडक्ट यहाँ पर हमें मिलेंगे, ठीक है। और एक बात नोट करने की है, जिस इलेक्ट्रोड से सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है उसी इलेक्ट्रोड से क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो देखिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, हम यहाँ पर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि इस एक्सपेरिमेंट में वाटर हमने लिया है, ठीक है, सिंपल वाटर। देखिए ये रिएक्शन मैं आपको करके बताऊंगा। यहाँ पर वाटर है, वाटर के अंदर क्या मिक्स करना है, सोडियम क्लोराइड। तो ये क्या है, कॉमन सॉल्ट है। क्या है, कॉमन सॉल्ट है, ठीक है, खाने का नमक है। तो मिक्स कर दें, ये हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया इसको हम क्या कर देते हैं, उसको मिक्स कर देते हैं। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मिक्स कर देते हैं। हमारा सॉल्यूशन जो ब्रेन बनकर तैयार हो जाएगा। क्या बन जाएगा, ब्रेन। इस सॉल्यूशन को क्या नाम देंगे, हम ब्रेन नाम देंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे तैयार किया जाता है, इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं, क्लोर अल्कली। इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या निकल रहा है, क्लोरीन निकल रहा है, और क्या निकल रहा है साथ में, अल्कली। अल्कली मींस इसका नेचर कैसा है, बेसिक नेचर में सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसलिए जो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं। तो इसको आपको मिक्स करना है, ठीक है। तो सॉल्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, ताकि जो है आपका जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाए, बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है, ताकि आप इसको इजीली देख पाओ प्रोसेस को। तो सॉल्यूशन क्या हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। तो जब आप इसको घर पे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के ट्राई करो, तो नमक मिक्स करने के बाद आप इसको 1 या 2 मिनट तक छोड़ दीजिएगा, ठीक है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना फिर। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि ये वर्किंग में बता रहा हूँ आपको कि ऐसे होता है इसके अंदर। तो मेरे पास यहाँ पर क्या है, सेल है, ड्राई सेल है, जो आप घड़ी के अंदर यूज करते हैं या रिमोट के अंदर आप इस सेल को यूज करते हैं। तो देखिए इसके ऊपर क्या लिखा होता है, प्लस और माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है। तो जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, इस सेल को इसके अंदर डिप कर देना है, सॉल्यूशन के अंदर क्या कर देना है। जैसे ही मैं डिप करूंगा क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास होएगा कि नहीं होएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होने लग जाएगा, पास होने लग जाएगा। तो देखिए मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर डिप कर दिया, ठीक है। डिप करने के बाद आप देखोगे इसमें कुछ ही सेकंड बाद हमारी प्रोसेस शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो हमारी प्रोसेस शुरू हो चुकी है इसके अंदर। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा क्लोज करके बताता हूँ। जो इस टर्मिनल के ऊपर आप देख रहे होगे, इस टर्मिनल के ऊपर जो है यहाँ से आपको कुछ नजर आ रहा होगा, ठीक है, बबल्स आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ से, ठीक है। तो देखिए आपको जो है ये बबल्स नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा जो है क्लोज करके दिखा देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि ये जो है बबल्स नजर आ रहे हैं। तो बबल्स किस चीज के हैं, ये बच्चों गैस के बबल्स हैं, ठीक है। तो साथ में यहाँ पर जो है टर्मिनल से सोडियम हाइड्रोक्साइड भी जो है रिलीज होना शुरू हो जाएगा। तो ये अपना जो है एक प्रोसेस है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को जो है आप घर पे ट्राई करके देख सकते हो। तो देखिए आप क्लोजली जो है इसको देख पा रहे हैं। तो यहाँ से एक गैस भी रिलीज हो रही है, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस, प्लस में आपको व्हाइट कलर का जो है सोल्यूशन नजर आ रहा होगा, ठीक है।
तो ये आपका जो है प्रोसेस यहाँ से शुरू हो गई है, ठीक है। तो इस साइड क्या है देखिए, दूसरे एंड की तरफ मैं दिखाता हूँ, ये जो है पॉजिटिव टर्मिनल है आपका। तो यहाँ से भी आपको नजर आ रहा है कि एक गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्या है, गैस रिलीज हो रही है, आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। बबल्स हैं, जो ये बबल्स है ना, गैस के बबल्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये प्रोसेस आप इजिली घर पे करके देख सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब हम इस सॉल्यूशन को कुछ देर के लिए रख देते हैं, ठीक है। कुछ देर के लिए हम इस सॉल्यूशन को रख देते हैं और लेक्चर हम जैसे ही खत्म करेंगे तो हम देखेंगे कि इस सॉल्यूशन में क्या चेंज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है दो टर्मिनल मैंने दिखाई दिए यहाँ पर कि एक टर्मिनल से क्या रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस, दूसरे टर्मिनल से क्या रिलीज हो रही है, क्लोरीन गैस। तो अब हमारे पास बचता है सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इस रिएक्शन के दौरान बनेगा। तो हम इसको क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए रख देते हैं। जैसे ही हम लेक्चर खत्म करेंगे फिर हम इसको देखेंगे कि इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बना या नहीं बना। तो आप घर पे इस एक्सपेरिमेंट को करके देख सकते हैं, बट जो है आप इलेक्ट्रिसिटी के साथ परफॉर्म नहीं करेंगे, वो जो है डेंजर हो सकता है आपके लिए। आपको ड्राई सेल से आप परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 1.5 वोल्ट का है तो ये जो है आपको नुकसान नहीं करेगा। तो जस्ट आपको क्या करना है, नमक पानी के अंदर मिला देना है और ये सेल आप जो है इसके अंदर डाल दोगे तो रिएक्शन जो है आपकी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक ये एक्सपेरिमेंट आपको पता चल ही गया होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट को हमने जो है परफॉर्म किया है यहाँ पर। तो इसमें क्या बनता है, इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, क्लोर-अल्कली प्रोसेस। प्रोसेस को क्या बोलेंगे बच्चों, क्लोर-अल्कली, ठीक है। तो इसमें हम रिंग लेते हैं जस्ट और उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट कैसा होना चाहिए, डीसी होना चाहिए, डायरेक्ट करंट होना चाहिए। तो अल्टरनेटिंग करंट में ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, अब एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि इस लेक्चर में हम इसको खत्म करना चाह रहे थे, ठीक है। ज्यादा टॉपिक्स नहीं थे तो इस लेक्चर में हम इसको खत्म करना चाह रहे हैं चैप्टर को। तो अब देखिए इसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ब्लीचिंग पाउडर। वो क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का, CaOCl2। तो बनाएंगे कैसे, तो देखिए इसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेक्ट लाइम। ये क्या है बच्चों, स्लेक्ट लाइम, ठीक है, इसको बोलते हैं स्लेक्ट लाइम। तो इसके साथ हमें रिएक्शन करवानी क्लोरीन की। तो जो हमने क्लोर-अल्कली प्रोसेस पढ़ी है उसके अंदर क्लोरीन गैस रिलीज हुई थी, तो उस क्लोरीन गैस का हम यहाँ पर यूज करेंगे और रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो हमारा प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर प्लस में वाटर। क्या बन जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर प्लस में वाटर। तो जो ये है हमारा, ये क्या है बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर। क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। तो इस पे ऐसे बनाते हैं ब्लीचिंग पाउडर को। तो अब इसके यूजेस क्या हैं, ठीक है, यूजेस क्या है ब्लीचिंग पाउडर के। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर को बोलते हैं विरंजन चूर्ण। क्या बोलते हैं, विरंजन चूर्ण। दंतमंजन नहीं बोलना, विरंजन, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, देखिए इसको जो है मेन वर्क इसका क्या है कि जब भी हमें ऑब्जेक्ट्स के ऊपर मान लो कोई हमारे मटेरियल उसके ऊपर दाग धब्बे लगे तो उसको रिमूव करवाने के लिए इसका हम यूज करते हैं। तो बेसिकली जो है ऑब्जेक्ट्स को आप कह सकते हो कि सफेद करने के लिए, चमकाने के लिए जो है हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करेंगे। तो इसको हम यूज करते हैं कॉटन एंड लाइनन इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है। तो लाइनन इंडस्ट्रीज के अंदर तो ब्लीचिंग पाउडर को हम यूज करेंगे। इसके अंदर जो हमारी कॉटन की इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पर कपड़े बनते हैं तो वहां पर उनको ब्लीच करने के लिए, उनको साफ करने के लिए जो है इसका हम यूज करेंगे। तो सेकंड यूज क्या है इसका, जो है वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए यूज करेंगे। जो पेपर इंडस्ट्रीज होती है ना, पेपर इंडस्ट्रीज जो है जहाँ आपके कागज बनते हैं, ठीक है, पेपर इंडस्ट्रीज, तो वहां पर हम इसका यूज करेंगे, ठीक है, ब्लीच करने के लिए वुड पल्प को। पेपर आपके किस कलर के होते हैं, सफेद कलर के होते हैं, तो उसको हम यूज करेंगे ब्लीच करने के लिए। नेक्स्ट देखिए इसको हम एज ए डिसइंफेक्टेंट भी यूज करते हैं। डिसइंफेक्टेंट मींस वाटर होता है हमारा, जो वाटर है उसको डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, मींस जर्म्स को मारने के लिए, ठीक है। तो फॉर डिसइंफेक्टेंट द वाटर, तो फॉर डिसइंफेक्टेंट द वाटर। तो ये इसके यूजेस थे ब्लीचिंग पाउडर के, ठीक है। तो इसको हम लॉन्ड्रीज के अंदर भी यूज करते हैं। जैसे कपड़े होते हैं आप देते हो ना धोबी को, तो जो है ब्लीचिंग पाउडर का यूज करता है उनके दाग धब्बे मिटाने के लिए, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि दीज आर यूज्ड इन लॉन्ड्रीज आल्सो फॉर ब्लीचिंग द क्लोथ्स। तो ये बहुत सारे यूजेस थे हमारे ब्लीचिंग पाउडर के।
तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है बेकिंग सोडा, कि बेकिंग सोडा कैसे बनाते हैं, इसके क्या क्या यूजेस हैं। तो देखिए बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो इसको हम मीठा सोडा ही बोल देते हैं, तो आपने सुना ही होगा वर्ड जनरली मीठा सोडा, ठीक है। तो ये बेकिंग सोडा है, केमिकल फॉर्मूला क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो अब इसको बनाते कैसे हैं, देखो हम इसको जो है सोडियम क्लोराइड की हेल्प से बनाएंगे। तो इसमें हम लेंगे सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाएंगे प्लस में अमोनिया। तो हम इन चारों की रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। और रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा अमोनियम क्लोराइड प्लस में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, अमोनियम क्लोराइड, और ये क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। तो यही हमें चाहिए था। तो इस रिएक्शन के थ्रू हमने क्या कर लिया, बेकिंग सोडा को बना लिया, ठीक है। तो अब देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या होंगी, जब हम क्या करते हैं बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे, क्या कर देंगे, गर्म कर देते हैं बेकिंग सोडा को। तो उस टाइम पे क्या होगा, देखिए हमारे पास क्या मिलेगा, अगर हम इसको क्या कर दें, गर्म कर देते, क्या कर दें, गर्म कर दें, तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है। तो अब आपने सुना होगा कि जो बेकिंग सोडा है इसका यूज हम किस लिए करते हैं, जो केक बनाते हैं ना, केक बनाते हैं तो उसको जो है हम फुलाने के लिए इसका जनरली यूज करते हैं। तो जो है स्वीट्स के अंदर हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, या फिर केक्स के अंदर हम इसका यूज करते हैं। तो वो किसके कारण हो जाता है, इतना साइज जो है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो है फूल जाता है, फूल को थोड़ा सा बड़ा हो जाता है साइज में। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ऐसा होता है, ठीक है। तो ये आपकी रिएक्शन थी जिसमें हमने क्या किया है, जो है बेकिंग सोडा को गर्म किया है। तो गर्म करने से क्या निकली, यहाँ पर CO2 गैस निकली, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है। तो अब देखिए इसके यूजेस क्या है, बेकिंग सोडा के यूजेस क्या है। तो देखिए पहला यूज तो यही हो गया कि हम इसको जो है यूज करते हैं बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। और बेकिंग पाउडर का हम यूज किसमें करेंगे, किचन में करते हैं ना। तो बेकिंग पाउडर का बनाने के लिए इसको हम यूज करते हैं। तो बेकिंग पाउडर किससे बनाया जाएगा बच्चों, बेकिंग सोडा प्लस टार्टेरिक एसिड। जनरली हम टार्टेरिक एसिड लेते हैं, या फिर कोई माइल्ड एडिबल एसिड ले सकते हैं। तो बेकिंग सोडा पाउडर किससे बनाया जाता है, बेकिंग सोडा से और टार्टेरिक एसिड से, ठीक है। तो बेकिंग पाउडर जिसका यूज हम किसमें करेंगे, किचन में हम इसका जनरली यूज करते हैं। और क्या यूज होगा, एज एंट एसिड। तो हम क्या करते हैं, एंट एसिड के तौर पे भी इसका यूज करते हैं। एंट एसिड के तौर पे मतलब देखिए इसका नेचर कैसा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो ये बेसिक है, नेचर में कैसी है, बेसिक है। तो अब देखिए कई बार क्या होता है कि मैंने पहले भी एग्जांपल दिया आपको कि हमारे पेट के अंदर एसिडिटी हो जाती है, ठीक है, एक्सेस में एसिड हो जाता है। तो उस एसिड को जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, बेकिंग सोडा का यूज करेंगे। तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि इट इज यूज्ड एज एंट एसिड, मतलब एसिड के अपोजिट काम करेगा, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेगा, ये काम करेगा, ठीक है। तो केक्स वगैरह में यूज करते हैं, बेकिंग पाउडर बनाने में यूज करते हैं, या फिर सोडा फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, ठीक है, मींस आग बुझाने के लिए जो हम सोडा फायर एक्सटिंग्विशर जो है यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि सोडा फायर एक्सटिंग्विशर, तो इसमें भी हम इसका यूज करते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि बेकिंग सोडा का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। तो ये है इसका। तो देखिए बेकिंग सोडा का जो है यूज हमने कहाँ कहाँ किया और उसको कैसे बनाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास जो टॉपिक है इससे अगला, वो है वॉशिंग सोडा। तो नाम मिलता जुलता है, कंफ्यूज नहीं होएगा, ठीक है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बच्चे हैं वॉशिंग सोडा को जो है मीठा सोडा मान लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वॉशिंग सोडा, ठीक है, वॉशिंग सोडा। तो अब ये कैसे ऑब्टेन करना है, ठीक है। वॉशिंग सोडा जो है इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, Na2CO3 डॉट इंटू 10H2O, मीन्स 10H2 मॉलिक्यूल अटैच है किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ, ठीक है। तो इसके साथ कितने मॉलिक्यूल हैं वाटर के, 10 मॉलिक्यूल्स अटैच हैं इसके साथ। तो इसको कैसे हम प्राप्त करें, तो देखो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सोडियम कार्बोनेट चाहिए ना।
तो सोडियम कार्बोनेट में कहां से मिला था? हमने जब बेकिंग सोडा को गर्म किया था तो क्या मिला था? सोडियम कार्बोनेट मिला था बेकिंग सोडा के गर्म करने से, सोडियम कार्बोनेट और वाटर प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने सोडियम कार्बोनेट कहां से ले लिया? बेकिंग सोडा को हम क्या कर देते हैं? गर्म कर देते हैं। गर्म करने से क्या मिलेगा हमें? क्या ऑब्टेन होगा? सोडियम कार्बोनेट। तो अब देखिए सोडियम कार्बोनेट है, इसको हम रिक्रिस्टलाइज करवा देते हैं, ठीक है, रिक्रिस्टलाइज करवा देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा बोसिंग सोडा। तो ये हमने क्या करवा दिया? रिक्रिस्टलाइज करवा दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा? बोसिंग सोडा। तो ये क्या है बच्चों? बोसिंग सोडा, ठीक है। तो ये हमें बोसिंग सोडा यहाँ से मिल गया। इसके यूजेस क्या क्या हैं? देखिए इसके यूज क्या होंगे? यूजेस इसके, देखिए पहला यूज क्या है? इसको हम लॉन्ड्रीज के अंदर यूज करते हैं। लॉन्ड्रीज के अंदर इसको जो है यूज करते हैं, कपड़े धोने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, कपड़ों को साफ करने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। सेकेंड जो है इसका यूज क्या है? इसका यूज है कि एज ए हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूवर, हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूवर। तो जो वाटर की हार्डनेस है ना उसको क्या करता है? ये रिमूव करता है, मीन्स उसको सॉफ्ट बना देता है। अब आप बोलोगे सर सॉफ्ट कैसे बना देता है? ये हार्डनेस और सॉफ्टनेस क्या है? तो देखिए क्या होता है कि जनरली डेली लाइफ से मैं आपको कंपेयर कर रहा हूँ एग्जांपल को। जैसे हम कपड़े धोते हैं तो उसमें क्या होता है? जो खारा पानी होता है ना बच्चों, तो उसमें क्या होता है? जनरली कपड़े नहीं धुलते हमारे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। तो वो क्या करता है? उसको हार्डनेस को जो है रिमूव कर देता है, उसको सॉफ्ट बना देता है। फिर हम उसमें इजिली जो है हमारे जो क्लॉथ्स है वो धो सकते हैं। तो क्या करता है? हार्डनेस को ही रिमूव करता है। तो लॉन्ड्रीज में यूज किया जाता है, हार्डनेस को रिमूव करता है। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो इसकी सहायता से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो मेनली सोडियम के कंपाउंड्स होते हैं, जैसे बोरेक्स है। तो बोरेक्स जो है किसकी हेल्प से बनाया जाएगा? वॉशिंग सोडा की हेल्प से बनाया जाता है बोरेक्स, ठीक है। तो बहुत सारे यूजेस हो गए इसके भी। अब देखिए हमारे पास इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। इस यूनिट का लास्ट टॉपिक बचता है, और तो खुश हो गए कि पूरी यूनिट ही हो गई है, चलो अच्छी बात है। तो अब देखिए लास्ट टॉपिक करवाने से पहले मैं आपको जो है वो सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। अब टाइम हो गया होगा सॉल्यूशन देखने का कि जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था वो कहाँ तक पहुंचा है, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें बना भी है या नहीं बना है। तो देख लें उस सॉल्यूशन को। चलिए उस सॉल्यूशन को देखते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये आपका जो है सॉल्यूशन है इस फॉर्म में, आपको नजर आ रहा है। तो इस सॉल्यूशन, तो इस सॉल्यूशन में देखिए आप कि इसमें जो है आपको ये जो ऊपर प्रेसिपिटेट दिखाई दे रहे हैं ना, ये कलरफुल, तो ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। नीचे सेल है, अभी भी प्रोसेस कंटिन्यू है ये, ठीक है। तो जो आपको ये यहाँ पे प्रेसिपिटेट दिखाई दे रहे हैं ना, ये किसके प्रेसिपिटेट हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड के। तो मैंने बताया कि इसमें एक इलेक्ट्रोड पर तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, दूसरे पर क्या निकलती है? क्लोरीन गैस। और प्रोडक्ट में हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मिला था। तो इसका कलर कुछ जो है इस टाइप से कलर है इसका, आप देख लीजिए। तो अब इसमें जो है देखिए इसका जो कलर है कुछ ब्लैक ब्लैक कलर हो गया है। बट जनरली क्या होता है, देखिए जनरली जो है ना इसका कलर व्हाइट ही रहता है, ब्लैक नहीं होता है। ये ब्लैक कलर किस कारण से हो गया? जो हमने सेल डाला ना उसका कलर उतर गया है ये। तो जनरली जो है इसका कलर कैसा होता है? सॉल्यूशन का व्हाइट ही होता है। जैसे शुरू में था ना बिल्कुल क्लियर पिक्चर थी, वैसे ही कलर होगा। ये एक्सपेरिमेंट मैंने आपको जो है ड्राई सेल के हेल्प से करवाया है। बट जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं ना उसमें हम ड्राई सेल से नहीं बनाते, हम उसमें बैटरी से कनेक्ट करते हैं। 2 इलेक्ट्रोड देंगे, उसके टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उससे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये मैंने जस्ट इसलिए करवाया है। अगर मैं बैटरी वाला एक्सपेरिमेंट आपको करवाता तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्या करते, डायरेक्ट जो है स्विच के अंदर वायर देके उसमें डाल सकते थे। तो वो डेंजरस हो सकता है, ठीक है। बच्चों को पता नहीं होता, हो सकता है तो जो है अट्रैक्टिव है, वो करंट लग सकता है उनको। तो इसीलिए मैंने जस्ट आपको एक मॉडल के तौर पे इसको करवाया है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका कलर कैसा होता है। जनरली व्हाइट ही होता है, ब्लैक कलर नहीं होता। तो ये सेल आपने डाला है ना, सेल के कारण कलर हो गया इसका। सेल का कलर जो होकर के वो इस सॉल्यूशन के अंदर मिक्स हो गया है, तो उसके कारण इसका कलर ऐसा हुआ है। अदरवाइज इसका कलर व्हाइट ही रहता है, ठीक है। तो ये हम समझना कि ब्लैक कलर होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो ब्लैक कलर नहीं होता। जस्ट मैंने आपको बताया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते कैसे हैं। तो जो प्रेसिपिटेट है ये है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के, बट कलर कौन सा हो गया? कलर चेंज हो गया, और सेल के कारण हो गया। सेल का कलर इसके अंदर जो है मिक्स हो गया। तो अब लास्ट टॉपिक है, देखिए इस एक्सपेरिमेंट को घर पे करके देख सकते हैं। इसमें ज्यादा कोई खतरा नहीं है। आपको एक सेल है, ठीक है, तो 10-12 रुपए का खर्चा वो कर सकते हैं आप अपनी पॉकेट मनी से। सर बड़ी मुश्किल से मिलती है, उसको इसी में लगा दिए हैं। लास्ट देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस,
प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O। ठीक है, तो ये इसका क्या है, केमिकल फॉर्मूला है। कैल्शियम सल्फेट है, इसको बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब क्या होता है, हेमिस्फीयर होता है ना, जैसे, तो हेमी का मतलब आधा, तो यहाँ पर क्या है, मॉलिक्यूल वाटर का हाफ मॉलिक्यूल है, इसलिए हेमी वर्ड आया है। हेमिस्फीयर का मींस आधा स्फीयर होता है ना, सिमिलरली यहाँ पे क्या है, हेमीहाइड्रेट मींस हाफ मॉलिक्यूल है वाटर का, इसलिए हम हेमीहाइड्रेट बोलते हैं इसको, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो इसको बनाते कैसे, देखो, तो इसको जैसे हमारे पास एक सब्सटेंस होता है जिप्सम, और जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 × 2H2O। इसको हम क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। तो गर्म करने से क्या होगा, जो इसका वाटर है ये लूज कर देगा, वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर देता है, ये लूज कर देता है। तो हमारे पास क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या मिल जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आप बोलोगे सर इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं, ठीक है, पेरिस का क्या लेना देना है यहाँ से। तो इसमें ऐसा है कि जो ये हमारा रिएक्टेंट है ना, जिससे हमने बनाया है, इसको बोलते हैं जिप्सम। तो 1700 के आसपास की बात है कि जब ये यूज में आया प्लास्टर ऑफ पेरिस, उससे पहले बहुत कम यूज में था ये, ठीक है। तो ये जब ये यूज में आया प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो जो जिप्सम है ना, वो पेरिस के आसपास बहुत ज्यादा पाया जाता था, ठीक है। उसके जो आप कह सकते हो कि अमाउंट है पेरिस के आसपास बहुत ज्यादा थी, अबंडेंस बहुत ज्यादा थी पेरिस के पास। तो उसमें जो है इसका काफी हद तक प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया गया, जिप्सम के थ्रू उसको बनाया गया, उसको यूज किया गया। तो इसलिए जो है इसका नाम रखा गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि पेरिस के अंदर सबसे पहले जो है इसका जो है लार्ज अमाउंट में यूज किया गया था, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये काम क्या आता है, तो देखिए, मान लिया आप साइकिल चला रहे हैं, अब तो साइकिल नहीं है, 10th क्लास है तो बाइक हो गई है, तो बाइक स्कूटी चला रहे हैं, मान लो कहीं ठोक दिया आपने बाइक या स्कूटी, तो एक्सीडेंट हो गया, हड्डी टूट गई आपकी, आप डॉक्टर के पास जाते हो, क्या कहेगा, कि प्लास्टर करना पड़ेगा, ये कहेगा ना कि इसको तो प्लास्टर करना पड़ेगा। तो प्लास्टर कैसे करता है, वो क्या होता है उसके अंदर, जो प्लास्टर वो करता है व्हाइट कलर का होता है, तो उसके अंदर देखो प्रोसेस क्या होती है, वो आपको किसका सॉल्यूशन देगा, CaSO4 हाफ H2O, वो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाएगा। क्या लगाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस से प्लास्टर करेगा आपका, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या कर देगा, वाटर मिक्स करेगा। क्या मिक्स करेगा, वाटर के मॉलिक्यूल मिक्स कर देगा। वाटर के मॉलिक्यूल मिक्स करने के बाद क्या हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, जिप्सम बन जाएगा। तो जो प्लास्टर करता है ना, वो किसके हेल्प से करता है, वाटर की हेल्प से। प्लास्टर लगाएगा, वाटर का यूज करेगा, ठीक है। तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, वो हार्ड हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद सूखने के बाद क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। क्यों, क्योंकि जैसे वाटर का यूज किया, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, जिप्सम बनेगा। और जिप्सम क्या होता है, हार्ड होता है। जिप्सम क्या होता है, हार्ड होता है। तो इसलिए जो है प्लास्टर है वो यूज किया जाता है, ताकि जो है आपकी मूवमेंट ना हो सके हाथ पैर के, जहां पर भी प्लास्टर किया जाता है। तो वाटर के साथ मिक्स करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या हो जाता है, वो जिप्सम बन जाता है, जो कि हार्ड होता है, ठीक है। तो इसका यूज जो है हड्डियों के लिए, जो आप कह सकते हो कि इसका यूज किया जाता है, ठीक है। क्रैक हो जाती है तो उसको जोड़ने के लिए इसका यूज किया जाएगा, ठीक है। तो कभी ना कभी तो देखा ही होगा लाइफ में, किसी आपने खुद ने नहीं करवाया होगा तो किसी और ने करवाया, तो उसका प्लास्टर देखा ही होगा, व्हाइट कलर का होता है और हार्ड होता है, ठीक है। तो मूवमेंट नहीं होने देता। तो ये यूज इसके, और क्या यूज हो सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के, खिलौने बनाने में यूज किया जाता है इसका, ठीक है। डेकोरेशन का सामान बनाने में यूज किया जाता है। और ट्रीटमेंट का मैंने आपको बता ही दिया। तो बच्चों यहाँ तक थी आपका जो है क्लास 10th का सेकंड चैप्टर, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।